हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमावत और टेस्टोपीडिया की ऑनलाइन एंड लाइव क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, एसएससी के जो महत्वपूर्ण और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछली क्लास में भी आपने देखा था कि काफ़ी A1 क्वेश्चनों के साथ में हमने शुरुआत की थी और आज भी दोस्तों हम काफ़ी शानदार और मज़ेदार क्वेश्चनों के साथ में आपके साथ में हाजिर हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन हमने ऐसे लिए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम 1997 से लेकर के अगर अब तक की बात करें तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट हो पा रहे हैं और स्टूडेंट को कहीं ना कहीं पे इन क्वेश्चनों के अंदर प्रॉब्लम्स फेस हो रही है। तो इन्हीं क्वेश्चनों को दोस्तों हम आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, तो कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपके सामने इस प्रकार से है कि रवि सेव्स 15% ऑफ हर इनकम। रवि अपनी आय का 15% बचाता है। इफ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%, यदि उसका खर्चा 20% बढ़ा दिया जाए एंड सेविंग इंक्रीज बाय 60%, और उसकी जो बचत है वो भी 60% बढ़ा दी जाए, देन बाय व्हाट परसेंट एज हर इनकम इंक्रीज। तो उसकी जो आय है दोस्तों वो कितना परसेंट बढ़ जाएगी, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश कीजिए। आप कितना टाइम ले पा रहे हो, कर भी पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो उस क्वेश्चन को, फिर उसके बाद में इसके सॉल्यूशन के ऊपर आप प्ले बटन पे जाकर के इसका सॉल्यूशन आप रीड कीजिएगा। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन के ऊपर मैं काम करता हूं और मैं आपको बताता हूं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ध्यान दीजिए, रवि अपनी आय का 15% बचाता है। अब दोस्तों यहां पे सिर्फ इतना कहा गया है कि वो अपनी इनकम का 15% क्या करता है दोस्तों, सेविंग करता है। अब ना तो इसको इनकम का पता है, ना एक्सपेंडिचर का पता है और ना सेविंग का पता है, बस इतना कहा गया है कि वो अपनी आय का 15% बचाता है। तो दोस्तों हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन की शुरुआत देखो कहां से होनी है। अगर मैं एक तरफ रखता हूं इनकम, अगर एक तरफ मैं रखता हूं इनकम यानी कि आय, और एक तरफ रखते हैं हम एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर कह दो या खर्चा कह दो, एक्सपेंडिचर कह दो या खर्चा कह दो। और दोस्तों आय में से जब आप खर्चा घटा दोगे तो आपके पास क्या निकल के आएंगी, सेविंग निकल के आएंगी, यानी कि बचत आपके पास निकल के आ जाएगी। ठीक है ना, ये हमारे को क्वेश्चन के अंदर कहा गया है। अब हम एक एक पॉइंट को दोस्तों उठाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट, एक व्यक्ति रवि अपनी आय का 15% बचाता है। तो मैं मान लेता हूं कि जो रवि की जो इनकम है वो पहले कुछ ना कुछ रही होगी। तो हम मान लेते हैं कि जो रवि की इनकम है दोस्तों स्टार्टिंग में कितनी रही है, 100 रुपए रही है, ऐसा हम मान के चलते हैं। 100 रुपए है। अब 15% दोस्तों वो क्या करता है, बचाता है। 100 में से 15%, यानी कि 100 का 15% कितना होता है, 15 रुपए। तो 100 में से 15 रुपए वो क्या करता है दोस्तों, बचाता है। अगर 100 में से 15 रुपए की उसने बचत की है दोस्तों, तो खर्चा कितना किया होगा, 100 से 15 कम, यानी कि 85 रुपए उसने क्या किए होंगे दोस्तों, खर्चा किया होगा। यहां तक बात क्लियर है सभी को। 100 रुपए थे, 100 रुपए में से 15 रुपए उसने बचा लिए, तो इसका मतलब खर्च कितना किया होगा इसने, 85 रुपए का इसने खर्चा किया होगा। अब आगे देखो, लैंग्वेज को हम पढ़ते हैं। यदि उसका व्यय एक्सपेंडिचर है वो 20% इंक्रीज हो जाता है। यहां पे एक्सपेंडिचर कितना है दोस्तों, आपके पास 85 है। अगर मैं इसको 20% इंक्रीज कर देता हूं तो दोस्तों 85 का 20%, 85 का 20% कितना हो जाएगा दोस्तों, 17 और इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर 85 में हम 17 और जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 और 5 12, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 102 रुपए। आफ्टर 20% इंक्रीज, 20% इंक्रीज होने के बाद में जो रवि का जो खर्चा है दोस्तों वो 85 से बढ़ के कितना हो गया, 102 रुपए हो गया। ठीक है ना, 85 का 20% निकाल दो या 85 का डायरेक्ट 120% निकाल दो, आप दोनों से आंसर आपका 102 ही आएगा। चलो आगे हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट पे देखिए, और उसकी बचत में 60% की वृद्धि हो गई, यानी कि उसकी जो सेविंग है दोस्तों वो 60% इंक्रीज हो गई। तो पहले 15 थी, अब यदि हम इसमें 60% और इंक्रीज कर दें तो 15 का 60% या तो आप निकाल दीजिए, ठीक है ना, 15 का 60% निकाल दीजिए या डायरेक्ट 160 आप कैलकुलेट कर दीजिए इसका। तो दोस्तों किस प्रकार से निकालेंगे वो चीज देखो आप, 15 का आप निकाल देंगे, 15 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 15 का आप 60% और इसके अंदर इंक्लूड कर दीजिए, ठीक है ना, 60% मतलब 60/100। तो 20 तिया 60 और 20 पंजे 100 और 5 से ये कट गया दोस्तों 3 बार, यानी कि 3 तिया 9। तो 15 और 9 कितने हो गए आपके पास, 24, यानी कि आफ्टर 15 के बाद में जो इसकी आपके पास जो बचत आई है दोस्तों वो कितने रुपए आई है, 24 रुपए आई है। यहां तक बात क्लियर है क्या सभी को, ठीक है।
चलो इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, अब क्वेश्चन हमारा ये बन गया कि यदि रवि की बचत 24 रुपए है, एक्सपेंडिचर 102 रुपए है, तो रवि की इनकम कितनी रही होगी। तो इनकम के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ देंगे। तो इनकम को जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया आपके पास, 4 और 2 6, और ये 2 और 1 एक कितना आ जाएगा, 126 रुपए आ जाएगा। यानी कि पहले इनकम कितनी थी दोस्तों, 100 रुपए, अब इनकम कितनी है, 126 रुपए। तो मुझे बताओ 100 से 26 पे आने के लिए हमें कितना इंक्रीज करना पड़ा दोस्तों, 26 का इंक्रीज करना पड़ा। और परसेंटेज 100 पे निकलेगा तो इस क्वेश्चन का जो रिक्वायर्ड परसेंटेज आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, 26%। यानी कि रवि की जो इनकम है वो टोटल मिला के कितनी बढ़ गई दोस्तों, 26% क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या बनेगा, 26% इसकी जो इनकम है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, समझ पाए इस चीज को दोस्तों। देखो डेटा कहीं पर भी गिवन नहीं है, एग्जैक्ट डेटा गिवन नहीं है, तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा। तो आप 100 से एज्यूम कीजिए, आप कुछ भी मान सकते हैं, इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, तो भी आपके पास आंसर यही आने वाला है 26%। ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपका आज पहला क्वेश्चन था। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप दैट कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है कि ए मैन बोट 2 आर्टिकल फॉर ₹3050 ईच। यानी कि एक आदमी है वो 2 वस्तुएं हैं वो 3050 रुपए प्रत्येक में खरीदता है। ही सोल्ड 1 आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट। यदि वो उसको एक को 10% प्रॉफिट पे एंड अनदर एट 20% प्रॉफिट, और दूसरे को 20% प्रॉफिट के ऊपर बेच देता है, द टोटल प्रॉफिट परसेंटेज इज अर्न एज। तो उसको आपको निकालना है कि कुल कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कई कैंडिडेट इस क्वेश्चन को एक्स मान के करते हैं, कई इसको दूसरे मेथड से कर पाते हैं। हम इसके सबसे इजी मेथड के ऊपर काम करेंगे और वो चीज मैं आपको सिखाता हूं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम इसको बाई फ्रैक्शन से करने की कोशिश करेंगे। तो बाई फ्रैक्शन में दोस्तों सबसे पहले परसेंटेज कितनी दी हुई है, 10%। तो अगर 10% का हमें फ्रैक्शन चाहिए दोस्तों, तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। यदि मैं मान लूं कि 10 रुपए हमारे पास कॉस्ट प्राइस था, अगर 10 रुपए कॉस्ट प्राइस था तो इसको लाभ पे बेचा जा रहा है, मतलब 1 रुपए एक्स्ट्रा कितने में बेचा जाएगा दोस्तों, 11 रुपए के अंदर। तो ये 11 रुपए हमारा क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है ना, विक्रय मूल्य आ गया। यानी कि 10 रुपए में अगर आपने कोई चीज खरीदी तो 1 रुपए ज्यादा, मतलब 11 रुपए के अंदर उसको बेच दिया गया। ठीक है ना। सेकंड पे आते हैं, सेकंड परसेंटेज कितना है आपके पास, 20%। और दोस्तों 20% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है, 1/5। हम मान लेते हैं कि कुल क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस आपके पास 5 रहा होगा, तो 20% लाभ मतलब 1 रुपए ज्यादा, मतलब 5 की वस्तु कितने में बेची जाएगी दोस्तों, 6 रुपए के अंदर बेची जाएगी। तो 6 रुपए आपका क्या हो गया दोस्तों, सेलिंग प्राइस हो गया। यहां तक बात क्लियर हो गई क्या, ठीक है। यहां तक जब आपका मैटर क्लियर हो गया तो इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन देखो कितना इजी और कितना आसान बन जाता है। यहां पे मतलब 3050 का कोई रोल नहीं है, ये केवल स्टूडेंट को डिस्टर्ब करने के लिए ये चीजें दी गई हैं। तो चलो हम इसके नेक्स्ट मेथड की ओर बात करते हैं कि इसका अभी तक आंसर नहीं आया है हमारे पास, हमने केवल इनका फ्रैक्शन के थ्रू अलग अलग वैल्यूज हमने फाइंड की है। तो अब ध्यान दीजिए इसके सॉल्यूशन के ऊपर। एक तरफ रखते हैं हम दोस्तों कॉस्ट प्राइस और एक तरफ रखते हैं हम सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य रखते हैं। ठीक है ना। तो अगर मैं पहले आर्टिकल की बात करता हूं तो पहले आर्टिकल में कॉस्ट प्राइस कितना है दोस्तों, 10 रुपीज, और सेलिंग प्राइस कितना है, 11। तो मैं यहां से कॉस्ट प्राइस तो रख लेता हूं 10 रुपए और सेलिंग प्राइस कितना रख लेता हूं दोस्तों, 11 रुपए। यहां तक बात क्लियर हो गई, ये पहले आर्टिकल का है। ठीक है ना, 10 की 11 में बेची गई है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। सेकेंड आर्टिकल की अगर मैं बात करता हूं तो कॉस्ट प्राइस 5 है, सेलिंग प्राइस 6 है। यानी कि 5 और 6 हम यहां पे पुट कर लेते हैं, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया, यहां पे हम पुट कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस। ये तो हो गई फर्स्ट आर्टिकल और ये हो गया आपके पास सेकेंड आर्टिकल। ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में इतना कहा गया है कि दोनों को 3050 रुपए में प्रत्येक में बेचा गया है। मतलब पहले आर्टिकल को भी 3050 रुपए के अंदर और दूसरे आर्टिकल की कीमत भी कितनी है, 3050 रुपए। कुल मिला के कॉस्ट प्राइस दोनों कंडीशन में क्या है दोस्तों, बराबर है। जब कॉस्ट प्राइस दोनों जगह पे बराबर है दोस्तों, लेकिन हम यहां पे चेक कर पा रहे हैं कि इसकी कॉस्ट प्राइस 10 है, इसकी कॉस्ट प्राइस 5 है, तो हमें कॉस्ट प्राइस को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। अगर हम कॉस्ट प्राइस को इक्वल करते हैं ना दोस्तों, अगर कॉस्ट प्राइस को हम इक्वल कर लेते हैं तो इक्वल करने पर हमारे पास जो
यहां से देखो 10 है, यहां पे 5 है, अगर मैं इसको दुगना कर दूं तो ये भी 10 हो जाएगा। अगर यहां पे आपने जो चेंज किया है वो चेंज आपको यहां पर भी करना होगा, ठीक है ना। जो चेंज आपने यहां पे किया है वो चेंजेस आपको यहां पे भी करने होंगे। अब दोस्तों देखो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल आसान और बिल्कुल शानदार स्मूथ तरीके से बन चुका है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, टोटल कॉस्ट प्राइस। तो टोटल कॉस्ट प्राइस देखो हमारे पास कितना है, 10 और 10 टोटल मिला के कितना हो गया, 20 रुपए। 20 रुपए हमारे पास टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया। और टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 11 और 6 दूनी 12। अगर आप 12 और 11 को जोड़ो दोस्तों, ठीक है ना, ये तो कितना है 11 और ये कितना हो गया आपके पास 6 दूनी 12, तो कितना हो गया आपके पास 23। कितना हो गया, 23 हो गया। क्लियर ये बात। यानी कि आपने कुल मिला के 20 की कोई चीज थी वो 23 के अंदर आपने बेच दी, मतलब कुल मिला के आपको यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ दोस्तों, 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना। 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और अगर मुझे रिक्वायर्ड परसेंटेज निकालनी है कितना परसेंट हुआ, तो हम क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट हुआ वो इंटू 100 और इसको डिवाइड कर देंगे दोस्तों कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस कितना है 20, तो 20 से इसको काटेंगे तो 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, यानी कि कितना आ गया हमारे पास 15%। कितना आ गया हमारे पास 15%। तो हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट परसेंटेज है दोस्तों वो कितना निकल के आया, 15%। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ये क्वेश्चन था इसका राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, 15%, ठीक है ना। 3050। इतनी लंबी कैलकुलेशंस आपको नहीं करनी, जो वेस्टेज कैलकुलेशंस है उससे बचे और वाई फ्रैक्शन से आप क्वेश्चन को इजी और शानदार तरीके से सॉल्व आउट कर सकते हो। आई होप दैट कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि प्रत्येक से 8 घटा दिया जाए तब नया अनुपात 17 और 24 बन जाता है। आपको बताना है कि वे दो संख्याएं कौन सी है। दोस्तों ध्यान दीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आप बाई ऑप्शन भी हिट कर सकते हो, और अगर बाई ऑप्शन हिट नहीं करना चाहो तो उसके लिए आप एक दूसरा मेथड है वो भी यूज कर सकते हो, और वो मेथड क्या है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, ठीक है ना। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहले आपके पास 2 नंबर्स, यानी कि मैं मान लूं कि ये पहला नंबर है और ये आपके पास दूसरा नंबर है, ये 2 नंबर्स हैं आपके पास, ठीक है। ये 2 नंबर्स आपके पास हैं दोस्तों। चलो देखो यहां पे अपने पास सफिशिएंट स्पेस है तो हम यहीं पे करने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए 2 नंबर्स हैं आपको दोस्तों, अगर मैं कहूं कि ये आपके पास पहला नंबर है, ये पहला नंबर है और ये आपके पास दूसरा नंबर है, और इन दो नंबर्स का दोस्तों जो रेशो आपको दिया गया है वो 3:4 दिया गया है, तो मैं यहां पे रख सकता हूं 3:4 लिख सकता हूं, ठीक है ना। और उसके बाद में हमें क्वेश्चन में यह कहा गया है कि यदि प्रत्येक संख्या से 8 घटा दिया जाए तो नया अनुपात 17:24 बन जाता है। यानी कि 3:4 से क्या बन गया दोस्तों, 17:24 बन गया। ये बात क्लियर है क्या, 17:24 बन गया। और ये 17:24 दोस्तों कब बना है, जब इसमें से 8 घटा दिया गया और इसमें से 8 घटा दिया गया, ठीक है ना। यही तो क्वेश्चन में कहा गया है। अब ध्यान दीजिएगा कैसे करना है, इंपॉर्टेंट वो चीज है। तो हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। तो हमारा सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको क्रॉस के अंदर चेक करना है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां से चेक करता हूं तो 24 को जब हम 3 से गुणा कर रहे होंगे तो कितना आएगा 72, 72। और अगर 17 को 4 से गुणा करेंगे तो यहां पे कितना आएगा, 17 चौके 68। यानी कि कुल मिला के 68 से 72 का जो डिफरेंस है दोस्तों वो कितने का आया है, 4 का डिफरेंस आया है। ये बात समझ पाए क्या आप। क्रॉस के अंदर आप डिफरेंस ये कीजिए, 74 और 17 चौके 68, 68 और 72 का गैप कितना आया आपके पास, 4। अब यहां पे बात करते हैं हम दोस्तों कि ये जो दूसरा गैप हमारे पास आया है वो कितने का आया है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर हम थोड़ा काम कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इन दोनों का गैप चेक करता हूं 17 और 8 का, तो यहां से ध्यान दीजिएगा 17 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 और 7 कितने होते हैं दोस्तों, 56, बच गया 5, 8 और 5 13, मतलब 136 हो गया। और अगर मैं इन दोनों का चेक करता हूं मल्टीप्लेक्शन, तो ये कितना हो गया, 8 चौके 32, बच गया 3, 8 दूनी 16 और 3 19, 192। तो मुझे बताओ 136 और 192 का गैप कितना हो गया दोस्तों, तो 12 में से 6 घटाया हमने, क्या आया, 6 आ गया। यहाँ पे 8, 8 में से 3 गया 5, मतलब ये 4 है वो किसके बराबर है दोस्तों, 56 के बराबर है। तो बताओ कितना गुना है दोस्तों, ये 14 गुना है, ठीक है ना। कितना गुना है, 14 गुना है। तो 14 गुना है। तो दोस्तों अब आपको काम क्या करना है, बस क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है बिल्कुल शानदार और बिल्कुल इजी तरीके से। तो अब हमें करना क्या है दोस्तों, हमारे पास पहले नंबर था 3, इसको भी आप 14 से गुणा कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 42, कितना आ जाएगा 42। और अगर मैं इसको गुणा कर दूंगा 14 से तो 14 चौके कितने होते हैं 56, यानी कि आपके पास जो दो नंबर आए हैं दोस्तों वो क्या आया है 42 एंड 56।
क्या आया है 42 एंड 56, ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप इन क्वेश्चनों को बाई ऑप्शन भी कर सकते हो, सबसे आसान मेथड तो बाई ऑप्शन होता है, लेकिन अगर बाई ऑप्शन हमें आंसर नहीं मिल पाता है, कई बार अगर आपको ये दे देता है कि बताओ पहली संख्या क्या है, कई बार ये पूछ लेता है कि बताओ दूसरी संख्या क्या है, तो उस केस के अंदर आप ये मेथड यूज कर सकते हो। ध्यान दीजिए, क्रॉस के अंदर चेक कीजिए, दोनों का डिफरेंस ये 4 के बराबर है, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये 56 के बराबर आ जाएगा। 4 बराबर 56 मतलब 14 गुना, तो ऊपर वाली दोनों वैल्यूज हैं, इन रेशो को भी आप 14 गुना कर देंगे तो आपके पास राइट आंसर क्या आ जाएगा 42 और 56। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ बात क्लियर है क्या? ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप। The market price of an article is 600 rupees. After allowing a discount of 25% on the market price, there was a loss of rupees 30. The loss percentage is, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए है, यदि इसे 25% छूट देने के बाद में 30 रुपए की हानि होती है तो हानि प्रतिशत आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, लॉस परसेंटेज आपको इसके अंदर कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन आई थिंक आपने पढ़ लिया होगा दोस्तों, तो चलो अब इसके हम सॉल्यूशन के ऊपर काम करते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन सभी ने पढ़ लिया, आपने कर भी लिया होगा, तो चलो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपको 25%। मुझे बताओ 25% की वैल्यू क्या होती है? 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 हम लिख सकते हैं। अगर 4 रुपए आपका एमआरपी है, ठीक है ना, अगर 4 रुपए आपका एमआरपी है दोस्तों, एमआरपी कितना है 4 रुपए है, तो डिस्काउंट कितने का मिल रहा है 1 रुपए का, मतलब आपका सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा दोस्तों, 4 में 1 कम कर देंगे तो 3 रुपए हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? 4 की कोई चीज है वो 3 रुपए में हमें दे रहा है, मतलब 1 रुपए का हमें क्या दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले हमें निकालना क्या है, सबसे पहले हमें निकालना क्या है दोस्तों, तो गौर कीजिएगा। एमआरपी यहाँ पे कितना है 4, जबकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे तो एमआरपी हमें कितना दिया हुआ है 600 रुपए। तो ये 4 की वैल्यू दोस्तों किसके बराबर हुई, 600 के बराबर, मतलब कितना गुना है 150 गुना है। ठीक है ना, कितना गुना है 150 गुना है। तो आप सेलिंग प्राइस को भी क्या कर देंगे 150 गुना कर दीजिए। अगर सेलिंग प्राइस को 150 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 450 रुपए, यानी कि वो वस्तु कितने के अंदर बेची गई थी दोस्तों, 450 रुपए के अंदर बेची गई थी। अब देखो क्वेश्चन को यहाँ पे बनाना है दोस्तों, आपको किस प्रकार से बनाओगे वो चीज देखिए। यहाँ पे हमने कहा कि सेलिंग प्राइस आपके पास कितना है दोस्तों, सेलिंग प्राइस आपके पास आ गया 450 रुपए, और आपको लॉस हो रहा है कितने रुपए का लॉस हो रहा है दोस्तों, 30 रुपए का लॉस हो रहा है। तो मुझे बताओ वो चीज आपने परचेज कितने में की होगी, खरीदी कितने में होगी। तो अगर लॉस हो रहा है तो इसका मतलब वो चीज आपने ज्यादा में खरीदी है, कितने 30 रुपए ज्यादा, तो 425 प्लस 30 कितना हो गया दोस्तों 480 रुपए हो गया। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया, लॉस आ गया, तो क्या यहां से हम लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं? बहुत ही आसान तरीके से हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि लॉस परसेंटेज क्या होता है, जो भी लॉस होता है वो इनटू 100, और इसको हम डिवाइड कर देंगे दोस्तों किससे, कॉस्ट प्राइस 480 से। ठीक है, तो यहां से ध्यान दीजिए, 1 0 से 1 0 कटा, 3 से ये कटा 16 बार, और ये 4 चौके 16, और ये हो गया 25, यानी कि 25/4 कह दो, या फिर 6.25% कह दो, 6.25% कह दो दोस्तों। तो ये आपके इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, तो क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कीजिए और उसके बाद में बढ़िया तरीके से आप इसको फिनिश कीजिएगा। अगर आप बाई प्रोसेस चलते हो तो क्वेश्चन को समझने में और उसको इंप्लीमेंट करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो चलो दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, मतलब एक सरलीकरण का क्वेश्चन है। ठीक है ना, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 0.3 का क्यूब प्लस 0.6 का क्यूब प्लस 0.1 का क्यूब, -3, 0.3, 0.6, 0.1, और नीचे इसी का कुछ आपको फॉर्मेट दिया गया है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो इस क्वेश्चनों में घबराना नहीं है, आपको वैल्यूज एज्यूम करनी है। ठीक है ना, अगर दोस्तों इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, इस क्वेश्चन की यदि मैं बात करता हूं दोस्तों, तो यदि मैं 0.3 को मान लूं ए, अगर मैं 0.3 को मान लूं ए, 0.6 को मैं मान लूं बी, और 0.1 को मैं मान लूं सी, तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को क्या बना सकते हैं? अगर मैंने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ए का क्यूब, सबसे पहले क्या हो जाएगा, ए का क्यूब हो जाएगा, प्लस उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे 0.6 को बी माना है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास बी का क्यूब,
ठीक है ना, प्लस उसके बाद में 0.1 को हमने क्या माना है c, तो मतलब c का क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, c का क्यूब हो जाएगा। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए माइनस, उसके बाद में -3, और फिर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखो, इसको a माना था, इसको b माना था, c माना था, मतलब a b c तीनों गुणा हो जाएंगे तो 3a इंटू बी इंटू सी। और नीचे दोस्तों अगर हम बात करें तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे नीचे अगर हम बात करते हैं तो a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, और फिर उसके बाद में दोस्तों माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है ना, माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी ए, ठीक है ना दोस्तों। ये हमने उस क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्ट एबीसी की फॉर्मेट में हमने उस क्वेश्चन को रख लिया है, ठीक है ना, एबीसी के फॉर्मेट में हमने इस क्वेश्चन को रख लिया है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अलजेब्रा के अंदर जब भी आप पढ़ोगे तो अलजेब्रा में एक इक्वेशन आपके सामने आएगी कि जब भी आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये होता है a प्लस बी प्लस सी, और उसके बाद में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है, ठीक है ना दोस्तों। ये इसको ओपन करने पर इस प्रकार से वैल्यू आती है, और नीचे आपको दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए आपको दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, ये गुणा के अंदर है तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या बचा, a प्लस बी प्लस सी, और a को क्या माना था 0.3, b को क्या माना था 0.6 और c को क्या माना था 0.1। तो इन सभी को जब आप जोड़ रहे होंगे तो 1.0 कह दो या 1, इसको आप आंसर दे सकते हो। तो आपके इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट बना दोस्तों वो क्या बना, ओनली 1, ठीक है ना, 1.0 कह सकते हो या 1 कह सकते हो। तो जब भी इतनी लंबी कैलकुलेशन आपको देखने को मिले तो आप उसको एबीसी के फॉर्मेट में लेके जाएं, तो ये कहीं ना कहीं पे एक फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, बस फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है और क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब ऐसे नहीं है कि इसको 3 बार गुणा करेंगे, इसको 3 बार गुणा करेंगे, फिर उसके बाद में जोड़ेंगे, फिर उसके बाद में भाग देंगे, आंसर तब भी आपके पास सेम ही आएगा, लेकिन टाइम काफी लग जाएगा। चलो दोस्तों, ये बात आप समझ पाए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये क्वेश्चन हमारा फाइनल क्वेश्चन होगा आज का, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो काफी शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, पाइप ए एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर सकता है और पाइप बी इसे भरने में 6.25 घंटे का समय लेता है। जब टंकी खाली थी तो दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया, जिससे टंकी को भरने में 3.4 घंटे का समय लगा। आपको बताना है पाइप बी को कितने घंटे के लिए खोला गया था, बस ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया होगा, डेटा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सॉल्व करते हैं यहाँ पे कि आपके पास 2 पाइप हैं, ठीक है ना, आपके पास 2 पाइप हैं, एक पाइप ए है और एक पाइप बी है, दोनों के दोनों पाइप भरने वाले हैं, ठीक है ना, ये बात क्लियर है। तो माइनस का कहीं पे कोई सवाल नहीं आता, यानी कि दोनों के दोनों पाइप फिल करने वाले हैं। तो पाइप ए एक खाली टंकी को 5 घंटे में भरता है, मतलब ए को कितने घंटे लग रहे हैं दोस्तों, 5 घंटे लग रहे हैं, ठीक है ना, 5 घंटे लग रहे हैं। और अगर मैं पाइप बी की बात करता हूं तो पाइप बी को इसे भरने में 6.25 घंटे का समय लगता है। 6.25 घंटे को दोस्तों आप या तो 6.25 लिख लीजिए या 25/4 घंटे भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है ना, 25/4 घंटे भी आप इसको लिख सकते हो या 6.25 मान के भी आप क्वेश्चन को इजी कर सकते हो। सेम आंसर दोनों से सेम आएगा, 25/4 घंटे का मतलब भी 6.25 घंटे ही होता है। अब दोस्तों हम मान लेते हैं कि इस टैंक की कुछ न कुछ कैपेसिटी रही होगी, तो हम मान लेते हैं कि 5 और 25 दोनों का एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, 25 लीटर। हम मान लेते हैं कि जो ये टैंक था इसमें टोटल कितना पानी आ सकता है, 25 लीटर पानी आ सकता है, ठीक है ना। तो पाइप ए है वो 5 घंटे में 25 लीटर पानी भरता है, तो मुझे बताओ 1 घंटे में कितना भरेगा। तो 1 घंटे में भरने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, 1 घंटे में कितना भरेगा, ये 5 की कैपेसिटी से भर पाएगा। और अगर दूसरा पाइप है, दूसरा पाइप बी है वो 25/4 घंटे में 25 लीटर पानी भरता है, तो बताओ 1 घंटे में कितना भरेगा दोस्तों, 4 लीटर पानी भरेगा। यहां तक सभी को बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, चलो भाई खोल दिया दोनों को, लेकिन कुछ समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। कुछ समय बाद में पाइप बी को बंद कर दिया जाता है, मतलब
जो दूसरे वाला पाइप है उसको बंद किया जा रहा है, पहले वाला पाइप कंटिन्यू पानी भरता जाएगा, जिससे टंकी को भरने में 3.4 घंटे का समय लगता है। तो मुझे बताओ, पहले पाइप को हमने भर दिया तो ए तो पाइप पूरे समय तक खुला रहेगा, तो ए उस पाइप को कितने घंटे में भरता है? 3.4 घंटे के अंदर भर देता है। तो मुझे बताओ, इसने 3.4 घंटे लिए, तो अगर मैं ए को 3.4 घंटे तक भरता हूं, ठीक है ना, ए उसको अगर हम 3.4 घंटे को निकाल ले तो टोटल इसने कितना भरा होगा? तो 5 के 20 और ये कितना हो गया? 5 15 और 2 17, यानी कि इसने कितना भर दिया होगा? 17 लीटर पानी भर दिया होगा 3.4 घंटे के अंदर। तो मुझे बताओ शेष कितना बचा? अगर हम रिमेनिंग निकालें तो रिमेनिंग कितना टाइम अपने पास बचेगा? तो रिमेनिंग बचाएगा, 25 में से 17 घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 8 लीटर बचेगा। और इस 8 लीटर को कौन भरेगा दोस्तों? बी भरेगा, ठीक है ना। तो मुझे बताओ, बी को इसको भरने में कितना टाइम लगा होगा, या बी उसको कितने समय बाद में बंद किया होगा? तो बी के लिए टाइम कितना कैपेसिटी कितनी बची हुई है? 8, और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4, मतलब 4 से भाग देंगे तो 2 घंटे। तो बी को कितने समय बाद में बंद किया होगा दोस्तों? 2 घंटे बाद में बंद किया होगा, यानी कि इन 2 घंटों में जो काम किया होगा वो किसने किया होगा? बी ने किया होगा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मतलब अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो 2 आवर्स आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बी को कितने समय बाद में बंद कर दिया गया था, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, यानी कि कितने घंटे के लिए खोला गया था। तो बी को कितने घंटे के लिए खोला गया है दोस्तों? ओनली 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए खोला गया है, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये क्लास, कैसे लगे आपको ये क्वेश्चन, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो आज की क्लास को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। कुछ और मजेदार क्वेश्चनों के साथ में फिर से हम आपके साथ में बने रहेंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में दोस्तों, गुड बाय, थैंक यू, और बढ़िया आप मेहनत करते रहें और अपने मंजिलों को आप अचीव करते रहें। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।